हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वंस अगेन मोस्ट वेलकम एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आज के हमारे इस डेली करंट अफेयर के द पॉइंटर सेशन में स्वागत है। जितने भी हमारे दोस्त हैं, सबसे पहले एक बार सेशन को आप सभी लोग शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा सेशन को। फिर हम लोग शुरू करते हैं घटना चक्र की विशेष पहल द पॉइंटर। द पॉइंटर के सारे क्वेश्चन को डियर हम लोग अपने सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे सेशन को। लेकिन शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है डियर, एक बार सेशन को आप सभी लोग शेयर कर दीजिएगा, सारे दोस्तों के बीच में सबको इनवाइट कर लीजिएगा, क्योंकि घटना चक्र की ये विशेष पहल जो आपको किताबों को खरीदने के बाद मिलती है, घटना चक्र ने ऑनलाइन माध्यम से अब आपको प्रोवाइड करने का फैसला किया है। अब आप यहाँ पर सबसे पहले पढ़ करके बाद में किताबों के माध्यम से भी अपनी प्रैक्टिस आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं डियर आज का हमारा सेशन। और सारे लोग जल्दी से तैयार हो जाइए। कमेंट सेक्शन में जितने भी लोग हैं, जिस भी क्वेश्चन का अगर बीच में कभी आंसर पूछा जाता है डियर, तो अगर आप लोगों को वो आंसर आते हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर उसका आंसर बताइएगा। और घटना चक्र की जो विशेष पहल जो आपके लिए चल रही है, आपके सक्सेस के लिए जो चल रही है, आप सभी लोगों को कैसा लगा, एक बार कमेंट में आंसर आप सभी लोग जरूर बताइएगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन डियर। सबसे पहले अगर हम बात करें, यहाँ पर सबसे पहला जो आपका पॉइंट है राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव। पहला पॉइंट है राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2022 का जो पहला चरण है, ये कहां पर शुरू किया गया है, ये कहां पर संपन्न हुआ है, इसका पहला चरण है डियर। तो इसकी जो संपन्न हुई है ये आंध्र प्रदेश में संपन्न हुई है। कहां पर? आंध्र प्रदेश में। कौन सा महोत्सव है? तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2022 आंध्र प्रदेश में संपन्न हुआ है। और आंध्र प्रदेश में वो कौन सा स्थान है जहां पर इसका आयोजन किया गया था डियर? तो उसका नाम क्या है? इसका आयोजन आंध्र प्रदेश के किस स्थान पर किया गया था? तो उसका नाम है राजा महेंद्रवरम। नाम क्या है? राजा महेंद्रवरम वो स्थान है जहां पर इसका आयोजन किया गया था। याद रखिएगा, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किस स्थल पर हुआ था? तो राजा महेंद्रवरम में। आंध्र प्रदेश की अगर हम बात करें डियर, तो आंध्र प्रदेश जो है, ये इसी आपके आंध्र प्रदेश से जो है 2014 में एक नया राज्य तोड़ करके बनाया गया था। कौन सा? तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना एक नया राज्य बनाया गया था डियर 2014 में। और अब जो है आंध्र प्रदेश में जो 13 आपके डिस्ट्रिक्ट थे अभी तक आंध्र प्रदेश में कितने जिले थे डियर? तो 13 थे। लेकिन अभी हाल ही में इस करंट अफेयर के दृष्टिकोण से याद रखिएगा कि अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश में 13 नए जिलों का निर्माण किया गया है। इस प्रकार से टोटल डिस्ट्रिक्ट की संख्या आंध्र प्रदेश में बढ़कर के कितनी हो गई है? तो टोटल 26 हो गई है। याद रखिएगा, कितना? टोटल 26 जिले हो गए हैं आंध्र प्रदेश में। उसके अलावा आंध्र प्रदेश का जो नृत्य है डियर, वो क्या है? कुचिपुड़ी। कहाँ का नृत्य है? तो याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश का नृत्य है कुचिपुड़ी। 36, यहाँ पर टोटल 26 जिले हैं आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश के इस समय जो सीएम है, उनका मुख्यमंत्री का नाम क्या है? चीफ मिनिस्टर क्या है? कौन है डियर? तो उनका नाम है जगन मोहन रेड्डी। वाईएस जगन मोहन रेड्डी जो है आंध्र प्रदेश के इस समय चीफ मिनिस्टर हैं। और आंध्र प्रदेश की जो कैपिटल बनने वाली है उसका नाम है अमरावती। क्या नाम है डियर? अमरावती इसकी कैपिटल है। और इसकी दूसरी एक कैपिटल है जिसका नाम है कुरनूल। तो सारे पॉइंट याद रखिएगा। आंध्र प्रदेश से संबंधित और भारत का पहला भाषाई आधार पर जो विभाजन हुआ था, वो पहला राज्य भी कौन सा था? तो आंध्र प्रदेश था। और इस सांस्कृतिक महोत्सव का, आपका जो राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2022 है, इसका आयोजन भी हुआ है आंध्र प्रदेश में। ये सारे पॉइंट याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश से संबंधित आंसर हमारा हो जाएगा। और इसका आयोजन किया गया है राजा महेंद्रवरम में। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अगला हमारा पॉइंट है डियर संसद रत्न पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार है? तो संसद रत्न पुरस्कार है। इसका संस्करण कौन सा है? तो ये इसका 12वां संस्करण है। जहां पर भी हम सर्कल कर रहे हैं डियर, वो पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कॉपियों में अपनी छाप लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन बनेंगे तो वहीं से बनने वाले हैं। ठीक है, तो ये इसका 12वां संस्करण है संसद रत्न पुरस्कार का। और इसमें जो है किसको जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट एपीजे अब्दुल कलाम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। लाइफ टाइम अचीवमेंट एपीजे अब्दुल कलाम पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इस क्वेश्चन में जो पूछा गया है, तो ये सम्मानित किया गया है एम वीरप्पा मोइली को और एचवी हांडे को। दो लोगों को जो है इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया डियर। पुरस्कार का नाम क्या है? तो याद रखिएगा, ये पुरस्कार जो है आपका संसद रत्न पुरस्कार का 12वां संस्करण है। और इसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट एपीजे अब्दुल कलाम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है एम वीरप्पा मोइली को। और साथ में
HV हांडे को सम्मानित किया गया है। ठीक है, ये आपके डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का इनका पूरा नाम तो आपको पता ही होगा, अबुल पाकिर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम। ये एक प्रकार से मिसाइल मैन कहे जाते हैं। ठीक है, और हमारे देश के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। आंसर हो जाएगा M वीरप्पा मोइली और HV हांडे। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, किस अंतरराष्ट्रीय महिला, कौन सी अंतरराष्ट्रीय महिला टेनिस खिलाड़ी ने अभी हाल ही में डियर संन्यास लेने की घोषणा की है। ऐसा देखने को बहुत कम मिलता है कि अगर कोई महिला खिलाड़ी शीर्ष स्थान पर हो, यानी दुनिया में नंबर 1 स्थान पर हो और वो संन्यास ले ले, क्योंकि ज़्यादातर खिलाड़ी जो संन्यास लेते हैं तो अपनी खराब फॉर्म की वजह से लेते हैं, लेकिन इस खिलाड़ी ने शीर्ष पर रहते हुए संन्यास की घोषणा की है, जिसका नाम क्या है, तो उनका नाम है एशले बार्टी। क्या नाम है डियर? एशले बार्टी इनका नाम है, जिन्होंने अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय महिला टेनिस खिलाड़ी जो हैं इन्होंने संन्यास लिया है। कौन सी देश की खिलाड़ी हैं? दूसरा क्वेश्चन जो आपका बनता है, तो किस देश की टेनिस स्टार खिलाड़ी हैं? तो ये हैं ऑस्ट्रेलिया की। कहाँ के डियर? ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी हैं एशले बार्टी, जिन्होंने अभी तक अपनी पूरी लाइफ में 3 जो है ग्रैंड स्लैम यहाँ पर अवार्ड जीते हैं। ग्रैंड स्लैम जो का एकल अवार्ड जो होता है, 3 ग्रैंड स्लैम अवार्ड जीतने वाली महिला हैं एशले बार्टी, और इन्होंने अभी हाल ही में लिया है संन्यास। कहाँ की हैं? तो ऑस्ट्रेलिया की हैं, याद रखिएगा। सबसे छोटा जो आपका महाद्वीप है वो कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है डियर। सबसे छोटा महाद्वीप है आपका ऑस्ट्रेलिया। अब दिमाग में क्वेश्चन ये भी आएगा कि सबसे छोटा अगर ऑस्ट्रेलिया है तो सबसे बड़ा कौन सा होगा? तो याद रखिएगा, जो सबसे बड़ा महाद्वीप है उसका नाम है एशिया महाद्वीप। कौन सा डियर? एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है। दूसरे नंबर पर कौन है? तो अफ्रीका महाद्वीप है दूसरे नंबर पर। टोटल कितने महाद्वीप हैं डियर? टोटल कितने महाद्वीप हैं? तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा, हमारे इस पूरी भूमंडल पर टोटल कितने महाद्वीप हैं एक बार काउंट कर लीजिएगा आप सभी लोग। ये आपका जो है उत्तरी अमेरिका है, और ये आपका नीचे की तरफ मैप में है दक्षिणी अमेरिका। यहाँ पर आपका पड़ता है यूरोप। कौन सा डियर? यूरोप पड़ता है, और उसके नीचे एक बड़ा सा कॉन्टिनेंट आपका है जिसको हम कहते हैं अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। क्या कहते हैं डियर? अफ्रीका कॉन्टिनेंट। और इसी अफ्रीका कॉन्टिनेंट से आपके बगल में यहाँ पर है काफी बड़ा सा एक कॉन्टिनेंट जिसका नाम हम लोग देते हैं एशिया कॉन्टिनेंट, और छोटा सा ये बगल में है जिसको हम लोग कहते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो टोटल कितने महाद्वीप हो गए यहाँ पर आपको दिख चुका होगा। ठीक है, और इसी में एक आपका जो ऊपर होता है आर्कटिक होता है और नीचे की तरफ अंटार्कटिक होता है। इन सब में सबसे छोटा कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया है। सबसे बड़ा कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप है, याद रखिएगा। ठीक है, इस प्रकार से हमारा आंसर यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। एशले बार्टी ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं जिन्होंने 3 ग्रैंड स्लैम अवार्ड जीते हैं। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अगला हमारा है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है डियर, चलिए नेक्स्ट हमारा है विंग्स इंडिया 2022। कौन सा? विंग्स इंडिया 2022 का आयोजन कब से कब तक किया गया है? विंग्स इंडिया 2022 का जो आयोजन किया गया डियर, ये किया गया है 24 से 27 मार्च 2022 के बीच में। कब तक किया गया है? तो 24 से 27 मार्च के बीच में इसका आयोजन किया गया है। किसके द्वारा इसका आयोजन किया गया है? तो भारतीय नागर विमान मंत्रालय के द्वारा जो है, और साथ में फिक्की के सहयोग से जो है इसका जो है समापन किया गया है। विंग्स इंडिया 2022 का आयोजन, इसका आयोजन कौन से शहर में किया गया था, या फिर इसमें विंग्स इंडिया अवार्ड जो है किसे दिया गया है? तो याद रखिएगा, जो विंग्स इंडिया अवार्ड दिया गया डियर, ये दिया गया है बेगमपेट हवाई अड्डा हैदराबाद में, जहां पर यहाँ पर इसका आयोजन किया गया था। बेगमपेट हवाई अड्डा को जो है विंग्स इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है, याद रखिएगा। ठीक है, तो आंसर हमारा हो जाएगा बेगमपेट हवाई अड्डा, फिक्की और जो आपका भारतीय नागर विमानन मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन किया गया था। कब से कब तक? तो 24 से 27 मार्च के बीच में। अगर हम बोले यहाँ पर तो ये संबंधित किससे है डियर? तो ये संबंधित है हमारे देश के उड्डयन मंत्रालय से। किससे संबंधित है? तो उड्डयन मंत्रालय से संबंधित है, याद रखिएगा। किससे? तो उड्डयन मंत्रालय से। अगर हम उड्डयन मंत्रालय की बात करें तो उड्डयन मंत्रालय में इस समय ये किस मंत्री के अंतर्गत आता है, यानी इस समय उड्डयन मंत्रालय किसे सौंपा गया है? जल्दी से एक बार सारे लोग कमेंट में आंसर करके बताइएगा। मध्य प्रदेश से संबंधित है वो, मध्य प्रदेश से वो व्यक्ति संबंधित है जिसको
उड्डयन मंत्रालय का प्रभार दिया गया है। सारे लोगों को नाम पता होगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अभी तक कांग्रेस के युवा चेहरा थे, लेकिन इस समय वो बीजेपी में हैं। उनका नाम क्या है? ज्योतिरादित्य सिंधिया। उड्डयन मंत्रालय का प्रभार किसके पास है डियर इस समय? तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास है। सारे लोगों का कमेंट सेक्शन में आंसर भी आना चाहिए डियर, इस किसके पास इस समय है? तो उड्डयन मंत्रालय संभाल रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। कौन से प्रदेश से हैं? तो मध्य प्रदेश से हैं, याद रखिएगा। ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अगला हमारा क्या है कि इस आपकी जो विंग्स इंडिया 2022 है, इसकी थीम क्या रखी गई है? विंग्स इंडिया 2022 की डियर, तो इसकी थीम रखी गई है इंडिया एज द रेट 75, विमानन उद्योग का नया क्षितिज इसकी थीम है इस बार। और स्वदेशी हवाई यातायात प्रबंधन प्रणाली के विकास के लिए किनके मध्य समझौता हुआ है? तो ये समझौता हुआ है भारतीय विमानन प्राधिकरण और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के बीच में ये समझौता किया गया है। किसके विकास के लिए? तो हवाई यातायात प्रबंधन प्रणाली के विकास के लिए। हमें आपको पता होगा डियर, हमारे देश में सबसे पहली बार जो हवाई यातायात है वो कहां से कहां के बीच में हुई थी? तो याद रखिएगा 1911 में डियर। 1911 में सबसे पहले नैनी, इलाहाबाद से नैनी के बीच में जो है, जिसको आज के समय में हम लोग प्रयागराज कहते हैं डियर, प्रयागराज से नैनी के बीच में जो है इसकी शुरुआत की गई थी, याद रखिएगा। सबसे पहले हवाई जो जहाज है उसके माध्यम से संचार की जो व्यवस्था है शुरू की गई थी इलाहाबाद से नैनी के बीच में 1911 में शुरुआत की गई थी, याद रखिएगा। ठीक है, और इसका जो समझौता हुआ है भारतीय विमानन प्राधिकरण और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के बीच में। और ये जो आपका है इसका जो थीम है वो है इंडिया एट द रेट 75, विमानन उद्योग का नया क्षितिज। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अगला हमारा है डियर पेटा स्केल सुपर कंप्यूटर। पेटा स्केल सुपर कंप्यूटर, आखिर उसका नाम क्या है? तो सबसे पहला पॉइंट आपका है उसका नाम क्या है डियर? तो उसका नाम है परम शक्ति। जो अभी हाल ही में सुपर कंप्यूटर पेटा स्केल सुपर कंप्यूटर बनाया गया है उसको नाम क्या दिया गया है डियर? तो उसका नाम दिया गया है परम शक्ति। इसका उद्घाटन जो है कहां पर किया गया है? ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पेटा स्केल सुपर कंप्यूटर जिसका नाम क्या है? तो उसका नाम है परम शक्ति। इसका उद्घाटन कहां पर किया गया है डियर? ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसका उद्घाटन किया गया है IIT खड़गपुर में। कहां पर? IIT खड़गपुर में इसका उद्घाटन किया गया है, याद रखिएगा। उसके अलावा अगर हम बात करें डियर, यानी एक प्रकार से IIT खड़गपुर के द्वारा जो है उसी के सहयोग के माध्यम से इसका निर्माण किया गया है जहां पर इसको स्थापित किया गया है। उसके अलावा अगर हम बात करें इसका उद्घाटन जो है किस मिशन के तहत किया गया है डियर? तो इसका जो उद्घाटन है किया गया है राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन NSM के अंतर्गत। इसके बाद जो है इस सिस्टम को डिजाइन और कार्यान्वित जो किया गया है वो किसके आधार पर किया गया है? तो CDAC के आधार पर किया गया है। CDAC का मतलब होता है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग के माध्यम से इसे डेवलप किया गया है इस पेटा सुपर कंप्यूटर को, जिसका नाम है परम शक्ति। आज के समय में कई सारे ऐसे ऑपरेशन चल रहे हैं, कई सारी ऐसी कार्य विधियां चल रही हैं डियर जहां पर नाम याद रखना इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो नाम काफी इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि लगभग सारे जो नाम होते हैं वो मिलते जुलते रहते हैं। जैसे आपका अफगानिस्तान से भारतीयों को निकालने का जो मिशन है चलाया गया था उसका नाम रखा गया था देवी शक्ति। क्या नाम रखा गया था? देवी शक्ति उसका नाम रखा गया था, याद रखिएगा। उसके अलावा अभी हाल ही में जब रशिया ने यूक्रेन के ऊपर आक्रमण किया तो यूक्रेन से भारतीयों को बाहर निकालने के लिए जो अभियान चलाया गया, जो ऑपरेशन चलाया गया, उसका नाम रखा गया मिशन गंगा। क्या नाम रखा गया डियर? मिशन गंगा उसका नाम रखा गया। भारत का एक जो है बहुत ही बड़ा उपकरण है, एक प्रकार का हथियार है जिसका नाम है काली। क्या नाम है डियर? काली उसका नाम है। और एक अभी हाल ही में जो है दुर्गा अभियान शुरू किया गया था राजस्थान में। ये सारे पॉइंट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सभी जो हैं एक प्रकार से धार्मिक महत्व से जुड़े हुए हैं, इसलिए नामों में काफी ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है। और इसका नाम है परम शक्ति। इसका उद्घाटन IIT खड़गपुर में किया गया है। उद्घाटन राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत किया गया है और डिजाइन किया गया है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग के माध्यम से। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। हाल ही में निर्यात तैयारी सूचकांक, कौन सा डियर? निर्यात तैयारी सूचकांक 2021 का
दूसरा संस्करण जारी किया गया। सबसे पहले तो ये याद रखिएगा कि ये संस्करण कौन सा जारी किया गया है, तो दूसरा संस्करण जारी किया गया है। कौन से सूचकांक का, तो निर्यात तैयारी सूचकांक का। ठीक है, ये पॉइंट जो में आपका संस्करण जो है डियर काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में संस्करण से क्वेश्चन काफी ज्यादा बनते हैं। किसी भी चीज की शुरुआत होती है तो उसका कौन सा संस्करण शुरू हुआ है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज्यादातर बनते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, दूसरा संस्करण है तैयारी निर्यात सूचकांक का, और ये जो है किसके माध्यम से जारी किया गया है या किसके द्वारा जारी किया गया है, तो इसको शुरुआत किया गया है नीति आयोग के द्वारा। किसके द्वारा डियर, नीति आयोग के द्वारा जो है निर्यात तैयारी सूचकांक 2021 का दूसरा संस्करण शुरू किया गया है। और अगर हम नीति आयोग की यहां पर बात करें डियर, तो नीति आयोग मतलब क्या होता है, NITI यानी आपका होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। फुल फॉर्म भी लिख लीजिएगा, क्या होता है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसका फुल फॉर्म होता है नीति आयोग का। नीति आयोग की अगर हम बात करें डियर, तो पहले हमारे देश में एक होता था ये योजना आयोग। कौन सा डियर, योजना आयोग एक आयोग होता था हमारे देश में, जिसकी स्थापना की गई थी 1950 में। 1950 में स्थापना की गई थी योजना आयोग की, जिसके माध्यम से इसको हम प्लानिंग कमीशन भी बोलते हैं, और इसी के माध्यम से हमारे देश में सारी प्लानिंग, सारी योजनाओं को तैयार किया जाता था। लेकिन भारत में जब 2014 के चुनाव के बाद जो है डियर NDA की गवर्नमेंट बनी, तो इसी 2014 में 15 अगस्त 2014 को हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा इस योजना आयोग को समाप्त करने की घोषणा की गई। यानी योजना आयोग को समाप्त किया गया। कब किया गया, तो 15 अगस्त 2014 में। उसके बाद जो है डियर 1 जनवरी 2015 में एक नया आयोग बना दिया गया, जिसका नाम है नीति आयोग। क्या नाम है डियर, नीति आयोग, यानी नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। एक नया आयोग बना दिया गया, जिसका अध्यक्ष कौन होता है, तो नीति आयोग के अध्यक्ष जो भी तत्कालीन यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर होते हैं। जैसे आज की बात करें तो आज इस समय नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होगा, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसके उपाध्यक्ष कौन है इस समय, तो उनका नाम है राजीव कुमार डियर। क्या नाम है, राजीव कुमार जो है इस समय इसके उपाध्यक्ष हैं। उसके अलावा नीति आयोग के जो CEO यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है अमिताभ कांत। क्या नाम है डियर, अमिताभ कांत उनका नाम है। ये सारे पॉइंट छाप लीजिएगा नीति आयोग से संबंधित। और इसी नीति आयोग के द्वारा अभी घोषणा की गई है निर्यात सूचकांक की। ठीक है, निर्यात तैयारी सूचकांक की दूसरा चरण जो है, दूसरा संस्करण घोषित किया गया है। अब दूसरे संस्करण को जो घोषित किया गया है, इसमें पहले स्थान पर कौन सा राज्य है इस निर्यात तैयारी सूचकांक में। सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है कि पहले स्थान पर पूरे देश में कौन सा राज्य है डियर, तो उसका नाम है गुजरात। कौन सा राज्य है, तो गुजरात जो है पहले स्थान पर है इस सूचकांक में, याद रखिएगा। और नीति आयोग की स्थापना के बारे में तो अभी आपको हमने डिस्कस किया। 1 जनवरी 2015 को अध्यक्ष कौन है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पहला स्थान गुजरात को मिला है, ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए डियर। ठीक है, अगर हम गुजरात की बात करें डियर, तो गुजरात की जो कैपिटल है वो कौन सी है, तो गुजरात की कैपिटल याद रखिएगा गांधीनगर गुजरात की कैपिटल है। उसके अलावा गुजरात की बात करें तो यहाँ पर गुजरात में एक जगह है जिसका नाम है केवड़िया। केवड़िया डियर जो करंट अफेयर से संबंधित पॉइंट है, सारे ध्यान रखिएगा। केवड़िया में जो है हमारे देश की सबसे बड़ी जो प्रतिमा है पूरे विश्व की इस समय 182 मीटर की, कौन सी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। कौन सी डियर, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी स्थापित की गई है। कहां पर, गुजरात के केवड़िया में। ये प्रतिमा किससे संबंधित है, तो सरदार पटेल से संबंधित है, याद रखिएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल से, जो हमारे देश के पहले होम मिनिस्टर थे। ये भी पॉइंट याद रखिएगा। उसके अलावा गुजरात की बात करें तो ये जो आपका केवड़िया है डियर, जहां पर इस प्रतिमा को स्थापित किया गया है, दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा, ये कौन सी नदी के किनारे है, तो उसका नाम है नर्मदा नदी। इसी नर्मदा नदी पर एक डैम बनाया गया है जिसका नाम है सरदार सरोवर डैम। कौन सा डियर, सरदार सरोवर बांध बनाया गया है, जिसके बगल में ही ये आपका केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की स्थापना की गई है। इसी गुजरात में
2022 में डियर डिफेंस एक्सपो का आयोजन किया जाना था, डिफेंस एक्सपो का आयोजन, ये भी पॉइंट याद रखिएगा, लेकिन अभी हाल ही में उसको जो है डिले कर दिया गया है। पहला डिफेंस एक्सपो कहां पर हुआ था? तो हमारे उत्तर प्रदेश के लखनऊ में आयोजित किया गया था डिफेंस एक्सपो का आयोजन। इसी गुजरात में जो है अभी हाल ही में डियर आपका एक जो सिंधुकालीन स्थल है धौलावीरा, कौन सा डियर? धौलावीरा, इसको जो है यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं आपके गुजरात से संबंधित, जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह भी है जिसका नाम है लोथल। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सारे पॉइंट। धौलावीरा अभी आपके हाल ही में जितने एग्जाम हुए हैं हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि आपका जो धौलावीरा है, कई अलग अलग तरीकों से क्वेश्चन को बनाकर पूछा गया है, ये याद रखिएगा। आंसर हमारा क्या हो जाएगा डियर? गुजरात इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहला स्थान गुजरात का है, नीति आयोग के द्वारा इसे जारी किया गया है निर्यात तैयारी सूचकांक को। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा डियर? गुजरात हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अगला हमारा है हाल ही में फीफा विश्व कप, कौन सा डियर? फीफा विश्व कप कहां पर सबसे पहले होगा? तो ये पॉइंट याद रखिएगा, फीफा विश्व कप का आयोजन 2022 में किया जाएगा कतर में। कहां पर? कतर में इसका आयोजन किया जाएगा फीफा विश्व कप 2022 का। इसका जो प्रायोजक बना है वो कौन बना है? पहली बार कोई भारतीय कंपनी जो है फीफा विश्व कप का प्रायोजक बनने वाली है डियर, याद रखिएगा, पहली बार, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हमेशा याद रखिएगा, हमेशा अगर कोई भी चीज पहली बार होती है तो वो आपके एग्जाम में आने की संभावना 100% होती है। और भारत की पहली कंपनी बन गई है बायजूस, जो एक प्रकार से लर्निंग कंपनी है डियर, जो एक प्रकार से एजुकेशन से संबंधित कंपनी है बायजूस, उसको जो है प्रायोजक के रूप में नामित किया गया है फीफा विश्व कप कतर 2022 में। कतर में होगा और कतर की कतर है, ये कैपिटल कहां पर है डियर? दोहा। ये पहली बार है जब फीफा विश्व कप का आयोजन किसी अरब कंट्रीज में हो रहा है, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। ऐसा पहली बार है जब फीफा विश्व कप का आयोजन किसी अरब कंट्री में हो रहा है, और वो कहां पर हो रहा है? तो कतर में। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है हाल ही में किस विमान कंपनी ने 19 सीटर विमान हिंदुस्तान 228 पेश किया है? कौन सी कंपनी के द्वारा पेश किया गया है? 19 सीटर विमान है जिसका नाम है हिंदुस्तान 228। यहां पर क्वेश्चन डायरेक्ट ये भी पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में HAL के द्वारा 19 सीटर किस विमान का निर्माण किया गया है, यानी क्वेश्चन आपका ये भी बन सकता है। तो दोनों पॉइंट याद रखिएगा, क्वेश्चन कहीं से भी आए आपका छूटना नहीं चाहिए। घटना चक्र का जो सबसे प्रमुख उद्देश्य है वो आपकी सफलता है। आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन इस सेशन से बाहर ना हो, ऐसी जिम्मेदारी है, और आप लोगों का क्वेश्चन कभी गलत ना होने पाए, छूटने ना पाए, ऐसे इस तरह से आपके इस सेशन को मॉडरेट किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर किस कंपनी के द्वारा 19 सीटर विमान हिंदुस्तान 228 पेश किया गया है डियर? तो ये पेश किया गया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा। किसके द्वारा? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, यानी जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं HAL। ठीक है, HAL की अगर हम बात करें डियर, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1940 में। 1940 में, यानी जब ब्रिटेन भारत पर राज कर रहे थे तभी इसकी स्थापना हुई थी। ये दुनिया की सबसे पुरानी एरोनॉटिक्स है, याद रखिएगा, दुनिया की सबसे पुरानी, भारत की सिर्फ नहीं दुनिया की बात कर रहे हैं। और इसका जो है जो आपका राष्ट्रीयकरण किया गया था वो किया गया था 1962 में, 1962 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। इस जो HAL है डियर, इसकी जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है? तो बेंगलुरु में है। कहां पर? बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। सारे पॉइंट याद रखिएगा। HAL से संबंधित 1940 में इसकी स्थापना हुई थी, 1962 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था और हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। ठीक है, और HAL के द्वारा विकसित किया गया है हिंदुस्तान 228। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अगला हमारा है यह विमान किस योजना के तहत विकसित किया गया है? जो आपका विमान है 228, हिंदुस्तान 228 जो है ये किसके द्वारा, किस योजना के माध्यम से इसको विकसित किया गया डियर? तो इस योजना, वो योजना कौन सी है? तो उसका नाम है उड़ान। कौन सा? उड़ान योजना उसका नाम है डियर, जिसका एक प्रकार से जो उद्देश्य है वो है उड़े देश का
आम नागरिक, ये लिख लीजिएगा। इसका जो थीम है वो क्या है, उड़े देश का आम नागरिक। उड़ान को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य यही था डियर। उड़े देश का आम नागरिक का मतलब होता है कि इस उड़ान माध्यम से जो है सामान्य जनता के लिए भी एक प्रकार से इस उड्डयन मंत्रालय के द्वारा एक पहल शुरू की गई है, ताकि आम व्यक्ति भी जिसके पास पैसा कम है वो भी हवाई जहाज की यात्रा आसानी से कर सके इस योजना के माध्यम से। योजना का नाम क्या है, तो उड़ान इसका नाम है। शुभारंभ हुआ था 2016 में, ठीक है। 2016 में इसकी शुरुआत की गई थी नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा, जिसके प्रमुख इस समय इस मंत्रालय को संभाल कौन रहे हैं, तो अभी हमने डिस्कस किया था ज्योतिरादित्य सिंधिया, ठीक है। और ये भी याद रखिएगा इसका थीम क्या है डियर, तो उड़े देश का आम नागरिक, याद रखिएगा, और नाम है उड़ान योजना। नेक्स्ट हमारा है हाल ही में, अगला हमारा है हाल ही में रिजर्व बैंक इनोवेशन हब। कौन सा डियर, RBIH यानी रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का उद्घाटन किया गया है। और ये उद्घाटन कहां पर किया गया है, RBIH यानी आपका रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का उद्घाटन तो ये हुआ है बेंगलुरु में। बेंगलुरु कर्नाटक में है, कर्नाटका की कैपिटल है डियर। यहीं पर इसका उद्घाटन किया गया है RBIH का यानी रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का। ये आपका जो उद्घाटन किया गया है किसके द्वारा किया गया है, तो ये उद्घाटन हुआ है जो RBI के गवर्नर हैं जिनका नाम है शक्तिकांत दास डियर। क्या नाम है, शक्तिकांत दास इनका नाम है, RBI के गवर्नर हैं, इन्हीं के द्वारा इस उद्घाटन किया गया है। अब अगर यहाँ पर हम बात कर रहे हैं RBI के डियर, RBI की अगर हम बात करें तो RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका जो शुरुआत किया गया था वो 1926 में डियर। 1926 में एक प्रस्ताव लाया गया था यंग कमीशन। यंग कमीशन के आधार पर जो है 1934 में 1934 के अधिनियम के आधार पर 1934 के अधिनियम के आधार पर इस RBI का गठन किया गया था 1935 में, ठीक है। 1935 में यंग कमीशन, 1926 और अधिनियम 1934 के आधार पर 1935 में RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गठन किया गया था। इसके जो पहले गवर्नर बनाए गए थे RBI के, उनका नाम था सर ऑसबॉर्न स्मिथ। क्या नाम था डियर, सर ऑसबॉर्न स्मिथ उनका नाम था, याद रखिएगा, ऑसबॉर्न स्मिथ इसके पहले गवर्नर थे। और अभी कौन है वो तो आपको याद है, शक्तिकांत दास इस समय इसके अभी गवर्नर हैं RBI के। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है RBI से संबंधित। RBI एक ऐसा बैंक है जिसने इंडिया और पाकिस्तान दोनों देशों के बैंक के रूप में काम किया था, और इस बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1949 में। 1949 में इस बैंक का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था और बन गया हमारे देश का केंद्रीय बैंक RBI। आज के समय में हमारे देश में सारे जो इकोनॉमिक रेगुलेशन होते हैं, वो सारी चीज़ों को कंट्रोल करने का जो सिस्टम है वो किसके पास है, RBI के पास है। मौद्रिक नीतियां किसके द्वारा जारी की जाती हैं डियर हमारे देश में, तो वो RBI के द्वारा जारी किया जाता है। जितने भी हम लोग रेट सुनते हैं, CR, आपका RRR, RR, ये सारी जो हैं SLR, ये सारी चीज़ें किसके द्वारा घोषित की जाती हैं, तो इन सारी चीज़ों की घोषणा RBI के माध्यम से ही की जाती हैं, ठीक है। ये सारे रेट आपके हैं, याद रखिएगा, बैंक रेट हो गया, CR, RR, RRR, SLR। किसी दिन इस रेट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे एक अलग से टॉपिक लेकर के, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा ये सब की घोषणा किसके द्वारा होती है, तो RBI के द्वारा होती है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अगला हमारा है RBIH का जो अभी हाल ही में जो रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का उद्घाटन किया गया है, इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया है डियर, तो इसका अध्यक्ष बनाया गया है कृष्ण गोपाल कृष्णन को। किसको बनाया गया है, कृष्ण गोपाल कृष्णन को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। और स्थापना तो हम डिस्कस कर चुके हैं 1 अप्रैल 1935 में, और इसका जो है राष्ट्रीयकरण 1949 में। हेडक्वार्टर कहां पर है, तो मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर डियर। अगला हमारा पॉइंट है 24 मार्च को मनाए गए विश्व टीबी यानी आपका वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे जो है, इसका विषय क्या था, विश्व टीबी दिवस का जो है विषय क्या था, 24 मार्च को मनाया गया था। और मार्च के महीने में हमने सेलिब्रेट, यहाँ पर आपको बताया है कई सारे दिवस हैं जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मार्च का महीना ही पूरा इंपॉर्टेंट है डियर, आप याद रखिएगा। मार्च के महीने में हमने
20 तारीख को मनाया था विश्व गौरैया दिवस। कौन सा? गौरैया दिवस। इसी 20 मार्च को जो है आपका कौन सा मनाया गया था डियर? तो इसी दिन आपका मनाया गया था खुशहाली दिवस। कौन सा? हैप्पीनेस डे आपका मनाया गया था इसी 20 तारीख को। उसके अलावा 21 मार्च को आपका मनाया गया था वन संरक्षण दिवस। कौन सा डियर? वन संरक्षण दिवस 21 मार्च को मनाया गया था। 22 मार्च को मनाया गया था विश्व जल दिवस मनाया गया था 22 मार्च को। उसके अलावा 23 मार्च को सेलिब्रेट किया गया था शहीद, जो आपका शहीद दिवस है, सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह को जिस दिन फांसी दी गई थी 1931 में। और आपको 24 मार्च को मनाया गया है टीबी दिवस, विश्व टीबी दिवस। ये मार्च के महीने के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है डियर, याद रख लीजिएगा। यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनने ही बनने हैं। ये ऐसे दिवस हैं जो हर एग्जाम में छपते हैं क्वेश्चन, और आपके एग्जाम में भी जरूर आएंगे। चलिए, तो आंसर क्या हो जाएगा? इसका थीम क्या रखा गया है? इन्वेस्ट टू एंड टीबी सेव लाइफ्स। क्या हो जाएगा डियर? इन्वेस्ट टू एंड टीबी सेव लाइफ्स जो है इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि टीबी जो रोग है वो किसके कारण होता है? तो ये जो किसके कारण होता है डियर? तो ये आपका एक प्रकार से माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के माध्यम से ये आपका रोग होता है, जो एक प्रकार का क्या होता है? जीवाणु होता है। ठीक है, ये आपका क्या है? इन्वेस्ट टू इंड, ये क्या हो जाएगा डियर? इन्वेस्ट टू इंड टीबी सेव लाइफ्स इसकी थीम है। और एक जीवाणु के माध्यम से, माइक्रोबैक्टीरियल ट्यूबरकुलोसिस के माध्यम से ये आपका रोग होता है टीबी। और ये जो खोज है, इस जीवाणु की खोज किसके द्वारा की गई थी डियर? तो इस जीवाणु की खोज हुई थी रॉबर्ट कोच के माध्यम से। रॉबर्ट कोच के द्वारा 1882 में इस जीवाणु की खोज की गई थी, जिसके माध्यम से टीबी बीमारी होती है। उसके अलावा इस दिवस पर जो है स्टैंड अप टू एंड टीबी कार्यक्रम का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है हमारे उत्तर प्रदेश की राज्यपाल। कौन है? उनका नाम है आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के द्वारा जो है स्टैंड अप टू एंड टीबी कार्यक्रम का शुभारंभ या उद्घाटन किया गया है। और किस वर्ष तक भारत को टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है? ये आपका 4 स्टार का क्वेश्चन है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डियर यही है कि हमारे देश में भारत देश को टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो ये रखा गया है 2025 तक। और जो आपका एसडीजी गोल है, एसडीजी मतलब होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो आपका गोल है डियर, इसके माध्यम से जो है कब तक इसका लक्ष्य रखा गया था? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के माध्यम से, तो वो रखा गया है 2030 तक। लेकिन हमारे देश में इस का जो लक्ष्य रखा गया वो रखा गया है 2025 तक। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अगला हमारा है यह महाकुंभ, जो आपका है, चलिए अगला जो आपका है डियर, ये आपका महाकुंभ के बारे में बात हो रही है, खेल महाकुंभ के बारे में। किसके बारे में डियर? खेल महाकुंभ के बारे में बात हो रही है, जिसका उद्घाटन अभी हाल ही में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया है। खेल महाकुंभ का उद्घाटन। तो खेल महाकुंभ का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये याद रखिएगा, खेल महाकुंभ का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है डियर? ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका उद्घाटन किया गया है अहमदाबाद में। हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा खेल महाकुंभ का आयोजन किया गया है अहमदाबाद में, गुजरात में। और नेक्स्ट हमारा पॉइंट है उपभोक्ता अधिकारिता सप्ताह कब आयोजित किया गया है? तो अधिकारिता जो ये आपका उपभोक्ता अधिकारिता सप्ताह है, जिसका आयोजन किया गया है 14 से 20 मार्च के बीच में। ठीक है, 14 से 20 मार्च के बीच में उपभोक्ता अधिकारिता सप्ताह का आयोजन किया गया है। और ये जो आयोजन है किसके उपलक्ष्य में किया गया है? तो ये आज़ादी का अमृत महोत्सव, जो आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसी के अंतर्गत जो है इसका आयोजन किया गया है, इस महोत्सव का, उपभोक्ता अधिकारिता सप्ताह का। इसे किसने मनाया है, यानी किस विभाग के द्वारा मनाया गया है? तो उपभोक्ता मामले के विभाग के द्वारा इसका आयोजन किया गया है। और यह जो विभाग है भारत सरकार के कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आता है डियर? जो उपभोक्ता विभाग है भारत सरकार के किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो याद रखिएगा, उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक
वितरण मंत्रालय, जो आप लोगों को गांव में कोटा के माध्यम से अनाज प्राप्त होता है वो भी इसी मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। जिसका जो डेट है जो मार्च तक था अभी हाल ही में, उसको विस्तारित कर दिया गया है। कब तक डियर? सितंबर तक, ये भी पॉइंट नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और जो आपका प्रतिवर्ष विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस है, ये मनाया कब जाता है? तो इसका आयोजन किया जाता है 15 मार्च को। 15 मार्च को इसका आयोजन किया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला हमारा पॉइंट है इसी में, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2022 का जो विषय वस्तु या फिर थीम क्या रखी गई है? तो इसका थीम रखा गया है न्याय संगत डिजिटल फाइनेंस। क्या रखा गया डियर? न्याय संगत डिजिटल फाइनेंस का मतलब होता है एक प्रकार से हमारे जितने भी लेन देन के माध्यम से पैसों के लेन देन या वितरण जो भी आपके उपभोक्ता माध्यम के द्वारा उपभोक्ता मंत्रालय के द्वारा किए जाते हैं, उन सारी चीजों में पारदर्शिता को बढ़ावा देना। इसीलिए इस बार इसकी थीम रखी गई है क्या? न्याय संगत डिजिटल फाइनेंस या फेयर डिजिटल फाइनेंस, इस बार इसकी थीम रखी गई है, ठीक है। तो इस प्रकार से आज के सेशन के हमारे सारे क्वेश्चन डियर यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। जितने क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बनते थे वो सारे क्वेश्चन हमने यहाँ पर डिस्कस किया। होप सो आप लोगों ने एंजॉय किया होगा आज के सेशन का, उम्मीद करते हैं। और आप लोगों ने जिन्होंने अभी तक घटना चक्र का ऐप डाउनलोड नहीं किया है डियर, एक बार घटना चक्र का ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि उस ऐप के माध्यम से आपको घटना चक्र के द्वारा चलाई जाने वाली हर एक पहल की समय पर सूचना मिलेगी। और वो सारे जो आपके क्लासेस होती हैं, जो नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, वो सारी चीज़ें आपको घटना चक्र के ऐप पर मिल जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से फिर से मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। लेकिन याद रखिएगा, जिन्होंने अभी तक चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आपके इस सेशन को लाइक नहीं किया है डियर, एक बार सेशन को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन हर क्लास की आपको आसानी से मिलती रहे, ठीक है। मिलते हैं फिर से अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को थैंक यू सो मच ऑल माय डियर स्टूडेंट्स।